नमस्कार मित्रों, मैं कुमार सैल साहित्य पथ के इस प्रोग्राम कलम की आवाज में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज जो कवि और लेखक हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उनका नाम है त्रिभुवन प्रसाद मिश्र जी। आप बहुत अच्छे निबंधकार हैं, बहुत अच्छे कथाकार हैं और आप इनसे जुड़ करके बहुत अच्छा महसूस करेंगे। सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय त्रिभुवन प्रसाद मिश्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है साहित्य पथ के इस प्रोग्राम कलम की आवाज में। जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं स्पष्ट? हाँ, बिल्कुल आप जी, आप हाँ सुन रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सबसे बड़ी बात है कि किसी ने कहा है कि एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव, जिसमें एक आसियां जो था अपना मकान, छोड़कर गांव को उस घनी छांव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। तो भीड़ में तो जरूर खो गए हैं हम लोग, लेकिन आदरणीय त्रिभुवन प्रसाद मिश्र जी जमीन से जुड़े हुए, उसी गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्तित्व है। और आप बिल्कुल गांव से मतलब दूर होते हुए भी गांव की मिट्टी को अभी भी अपने साहित्य में इस तरह से सृजित किया है। उनकी पुस्तक मेरे सामने है, इंद्रधनुष, त्रिभुवन प्रसाद मिश्र जी का लिखा हुआ जो है इंद्रधनुष जो है पुस्तक। और इस पुस्तक को मैंने पढ़ा और जितनी इस निबंध को मैं जैसे-जैसे पढ़ता गया, मेरी अभिरुचि और बढ़ती गई लगातार। मुझे लगा कि इस अध्याय के बाद दूसरा अध्याय पढ़ लिया जाए, फिर तीसरा पढ़ लिया जाए, फिर चौथा पढ़ लिया जाए। लगातार मैं इसमें मतलब लगातार जुड़ता चला गया। तो इससे पहले कि हम लोग मिश्र जी से चर्चा परिचर्चा आगे करेंगे, मैं मिश्र जी का संक्षिप्त परिचय आप लोगों से करवा दूं, ताकि आप जो है मुझे पता है कि हमारे जो है दर्शक थोड़ा सा लेट होने के नाते मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से हम लोग देर में जुड़े, तो जा भी चुके होंगे कुछ दर्शक, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कुछ लोग बारी गाहे बेगाहे जरूर आएंगे, और नहीं आएंगे तो दोबारा हमें बाद में देखेंगे। वो बहुत सारे लोग देखते रहते हैं। तो आपका नाम डॉक्टर त्रिभुवन प्रसाद मिश्र है। आप के पिताजी का नाम स्वर्गीय लालसा प्रसाद मिश्र है और माताजी का नाम स्वर्गीय सरस्वती देवी, श्रीमती सरस्वती देवी। पत्नी श्रीमती रामरती मिश्रा जी। आपका जन्म तिथि 1 जनवरी 1952 है। जो स्थान, जन्म स्थान ग्राम कोपे, पोस्ट लालगंज और जनपद बस्ती। बस्ती में एक लालगंज एक पोस्ट है, जहाँ पे जो है कोपे ग्राम है, वहाँ पे के आप मूल निवासी हैं। शैक्षणिक योग्यता आप एमए हैं मध्यकालीन इतिहास से, एमएससी गणित से आपने किया है, बीएड आपने 2014 में किया है और 2000 सॉरी बीएड किया है और 2014 में सेवानिवृत्त है प्रवक्ता जीआरएस इंटर कॉलेज बस्ती में। जीआरएस जिसे लोग सेक्सरिया इंटर कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। और आपने उपलब्धियां आपकी विगत 40 वर्षों से साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखन कार्य, साहित्यिक, सामाजिक, शैक्षणिक विषय शोध, परक निबंध लेखन, सामाजिक कार्य आदि में लिप्त रहे हैं, हमेशा जुड़े रहते हैं। और विधा आपकी लेखन में लेख, निबंध, समीक्षा, कविता आदि है। राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं एवं समाज पत्रों में लेख, निबंध, कविताओं का प्रकाशन आदि हो चुका है आपका। आप जो है शिक्षाविद दुर्गेश कुमार मिश्र साहित्य सामाजिक संस्था बस्ती के अध्यक्ष भी हैं, और इस संस्था के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वसंत पंचमी एवं निराला जयंती पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। संरक्षक आप जो है शब्द सुमन मासिक पत्रिका के संरक्षक भी हैं, और बस्ती समीक्षा साप्ताहिक समाचार पत्र के भी समीक्षक हैं। और आप जो है माँ ब्रह्मी शैक्षिक साहित्यिक लोक मांगलिक ट्रस्ट के जो है कोषाध्यक्ष भी हैं, और तमाम पुरस्कारों से पुरस्कृत भी हैं। मैं आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं।
आदरणीय त्रिभुवन प्रसाद मिश्र जी। तो हम लोग चर्चा पर चर्चा शुरू करते हैं, और मैं सबसे पहले तो मेरा यही प्रश्न होगा कि आपको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली? जरा इसकी चर्चा करें। कॉलेज में विद्यालय में हम शिक्षण कार्य करते थे, तो वहाँ जो जी, साहित्यिक गतिविधियाँ होती थी, ज्यादातर जिले का सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है, वो 2011 का कॉलेज है, और वहाँ पे जी, साहित्यिक गतिविधियाँ बराबर चलती रहती थी। जिले के साहित्यकार, अच्छे-अच्छे कवि, ये सभी लोग आते थे, उनके कार्यक्रम होते थे, और उसकी व्यवस्था में मुझे लगाया जाता था, मैं देखता था, उनको सुनता था। जी, और अपने जी, विद्यार्थी जीवन में भी मुझे कविता सुनने का, कवियों के बीच रहने का काफ़ी मुझे शौक था, इंटरेस्ट उसमें जो है मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अनुरूप है। तो विद्यालय में जी, जब वो जी, साहित्यिक गतिविधियाँ होती थी, मैं बहुत चाव से उनको सुनता था, उनके उनके साहित्य के प्रति जो रुचि लोगों की है, तो उनकी सेवा करता था। इसमें जी, जी, धीरे-धीरे हमारे मन में ये जागृति आई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए इस क्षेत्र में, जी, और हमारे विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कमलेश पांडे जी, जो राष्ट्रपति थे और एक अच्छे अच्छा, अच्छा, साहित्यकार थे। बहुत अच्छा लेखन वो करते थे, कई किताबें उनकी प्रकाशित हुई हैं, और कई कविता संग्रह उनका प्रकाशित हुआ है, निबंध संग्रह भी कई ठो जी, प्रकाशित हुआ है, डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल जी, सक्सेना पर उन्होंने किताब लिखी है। तो ये जी, जी, चीज़ें देख कर के मुझे काफ़ी रुचि धीरे-धीरे बढ़ती गई, और जी, मैंने डॉक्टर कमलेश पांडे जी को ही अपना एक तरह से निर्देशक, गुरु माना, और उनके साथ काम करना जी, शुरू किया। कभी उनके जी, 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 जो लेख लिखते थे, जो किताबें छपवाते थे, तो उसमें हम इंटरेस्ट लेते थे, और उसके बाद हमें जी, जी, खुद लिखने का शौक उन्हीं की प्रेरणा से आया। जी, जी, जी। मैंने सुना है सर, आप बचपन में ही जो है समीक्षा करने लगे थे पुस्तकों की, और उसकी जो है प्रूफ रीडिंग वगैरह करने लगे थे, मतलब कम उम्र में ही। जी, ऐसा कुछ है? ये है कि जी, ये था कि हमारी रुचि तो इसमें बचपन से ही थी, और हमें जो जी, जी। साहित्य पुस्तकें जो मिलती थी, या उसको शिक्षात्मक अध्ययन हम करते थे उसको। ये तो जी, है, जी। उसमें रुचि थी, अ, और वो पहले जो आपने विद्यालय की पत्रिकाएँ निकलती थी, उसमें वो जी, जी। पत्रिकाओं के भी हम संपादन कर चुके हैं। कई पत्रिकाएँ हर प्रतिवर्ष जो कॉलेज में निकलती थी, उसके संपादन कर चुके हैं। तो ये रुचि हमारी जी, धीरे-धीरे जी, उसी जी। से बढ़ती है। इस बीच हमारे बीच जो है निखिल पांडे जी जुड़ गए हैं। निखिल पांडे जी आपको प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। निखिल पांडे जी को भी बहुत-बहुत आभार। निखिल पांडे जी हैं हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, और एक बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, और बहुत अच्छे कवि हैं, और आप छंदों पे विशेष आपने कार्य किया है निखिल पांडे जी ने, और निश्चित तौर पे गोरखपुर के साहित्य में एक मतलब बहुत ही युवा और होनहार कवि कहा जाएगा इन्हें। आप सिर्फ निबंध या गद्य लेखन में ही कार्य किया है आपने, या फिर जो है आपने कोई कविता भी लिखी है? अगर लिखी है तो पहली कविता कौन-सी थी? अगर याद हो तो सुना दें, और नहीं याद हो तो आगे हम लोग इस पर चर्चा बढ़ाएँगे। कविता कविता में रुचि हमारी उतनी तो अभी भी नहीं है, और कभी होली जी, जी। वगैरह पर 2-4 लाइन लिख दिया तो बात दूसरी है, उसमें वो कविता जी, लेखन के विधा उसमें नहीं आ पाया। लेकिन निबंध लेखन मुझे जी। बहुत पसंद हाँ, वैसे ही। है। हमने ये देखा कि जी, जी। कविता लिखने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम ज़्यादा जी, जी, देखते जी। हैं कि जितने साहित्यकार हैं, तो ज़्यादातर वो कवि बनने की ललक उनके अंदर होती है, और मुझे जी, कविता लिखने में का शौक उतना नहीं, पता नहीं क्यों जागृत हुआ। निबंध लिखने का शौक मुझे जी। ज़्यादा जागृत हुआ। जी। इसलिए मैंने निबंध को मेरा मानना है अपना जी, हाँ, निबंध को ही अपना जो है लेखन का आधार बनाया, विधा बनाया, और निबंध लेखन में मुझे काफ़ी रुचि है।
कविता नाम मात्र का ही जी लिखता हूँ, और कोई कविता याद जी नहीं जी। है मुझे, जो नहीं लिखा नहीं, वो सुना दीजिएगा। किसी ने कहा ही है कि मतलब साहित्य के जो दो विधाएं हैं, एक गद्य और एक पद्य। तो अगर जी जी। मतलब पद्य पद्य अगर अगली धुरी है किसी गाड़ी की, तो गद्य जो है पिछली धुरी है। और आदरणीय कुंवर बेचैन जी की मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि जो है पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, पूरी धरा जो साथ दे तो और बात है, तू जरा जो साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पाँव पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो वो आपका जो है वो दूसरा पाँव है बिल्कुल। और मनुष्य को गतिशील रहने के लिए दोनों पाँव की आवश्यकता है। किसी एक पाँव से उसका कार्य मतलब ठीक से नहीं चल सकता है। चल बस काम चलाऊँ नहीं, चलेगा। तो इसमें गद्य और पद्य दोनों विधाएँ नहीं। अपनी-अपनी जगह हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे। और इस बीच जी जी। हमारे बीच में भीम प्रसाद प्रजापति जी जुड़ गए हैं देवरिया से। भीम प्रसाद प्रजापति जी नमस्कार लिखते हैं। भीम जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। भीम जी भी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। और निश्चित तौर पे इन लोगों का साहित्य पद पे विशेष स्नेह रहता है। और ये लोग सब लोग बहुत ही स्नेही लोग हैं और जुड़े रहते हैं और तमाम लोगों से और आगे ये चीजें जोड़ते भी रहते हैं। तो दादा जो है आपकी जो है लिखी पहली निबंध कौन सी थी, या कौन सा निबंध लेखन आपने गद्य में किस विधा में कौन सा लेखन पहला किया था और कब किया था? कुछ अगर स्मरण हो, संस्मरण हो तो सुनाए हम लोगों को। ये तो निबंध का लेखन तो हमारा जो है, असल में अवकाश ग्रहण करने के बाद ये कार्य को हमने प्रारंभ जी किया सुनियोजित तरीके से। पहले तो जी पत्रिकाओं वगैरह में लेख दे दिया करते थे, लेकिन सुनियोजित तरीके हाँ, से तो पत्रिकाओं 2014 वाला तक। पहले जब आपने लिखा था। जी जी। जी जी। और कुछ पेपर नहीं, में हमने पत्रिकाओं में कभी तो पहले लिखा हो। में भी काफी बड़े बड़े लेख हमारे प्रकाशित हुए हैं कई। तो जी जी उसमें शिक्षा पर हमने एक लेख लिखा था, जो कि जी यहाँ के लोकल के 8-10 पेपरों में प्रकाशित हुए थे। और जी जी शिक्षा, जो दोहरी शिक्षा प्रणाली है, उस पर एक लंबा लेख हमने लिखा था। और जी जी उसमें जी। जो बंधुआ मजदूरी है शिक्षकों की, जिनको इस तरह से काम लिया जाता है, हमने जोड़ की थी कि एक तरफ तो एक संपन्न वर्ग के लिए शिक्षा का वो है, और एक दूसरी तरफ गरीबों के लिए शिक्षा का है, गरीब बच्चों के लिए, गरीब गार्जियंस के बच्चों के लिए है। लेकिन जो शिक्षक हैं, जो संपन्न हम्म। वर्ग के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो शिक्षक अभाव की स्थिति में है। जी जी उनका कोई कोई पुरसा हाल नहीं है, उनको सैकड़ों में, हजारों में वेतन मिलता है। तो मुझे ये इस चीज को देख करके काफी पीड़ा हुई। और जो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, वो शिक्षक जी संपन्न जी। है, सरकार के खजाने से उनको वेतन मिलता है। तो हमने इस दोहरी शिक्षा सही। पर चोट की थी। और ये जो है, हम्म। हमने सजेस्ट किया था कि भाई शिक्षा होवे एक समान, चाहे पर्वत हो, चाहे राजस्थान हो, जी चाहे जी हो जी। मैदान, बिल्कुल चाहे सर। पर्वत हो, चाहे मैदान, शिक्षा होवे एक समान। और उसमें शिक्षक जो हों, उनकी भी दशा एक तरह की होनी चाहिए, इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पर हमने जी पहला लेख लिखा था। वो प्रकाश टाइम्स वगैरह यहाँ समाचार पत्र होते थे, तो उसमें प्रकाशित होते थे। जी और जी जी। प्रकाश टाइम्स स्टूडियो भी था, तो उसपे हमारा इंटरव्यू भी आया था। काफी अच्छा उसमें जो है वो था। तो ये पहला प्रकाशन था। बहुत अच्छा। तो इस तरह से आपने जो है, अच्छा आप तो साइंस के शिक्षक भी रहे हैं और साइंस के विद्यार्थी भी। तो साहित्य लेखन में कैसे आपकी अभिरुचि आई? जैसे ऐसा पूछने लायक है, ये जरूर जानकारी लायक है कि मूल रूप से हम भारतीय जो हैं, जिनकी भाषा जो होती है, वह साहित्य में कभी भी परिणित हो सकती है। उसके लिए अलग से कोई योग्यता की या अलग जी से कोई शिक्षा की जरूरत
जो हमारी जी, जी। मातृभाषा है, जिसमें हम अच्छी तरह से पढ़ लिख लेते हैं, उसको हम साहित्य में कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं। और हुँ, वही आधार साइंस के विद्यार्थी होने के बाद भी वही आधार मुझे मिला कि साहित्य तो हमारी माता है, माँ है, हम उसके साथ कभी भी जुड़ सकते हैं। जी, जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं खुद साइंस का ही विद्यार्थी रहा हूँ। पीसीएम से जी, जी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ से मैंने बीएससी किया है, एमएससी मैंने मैथ से किया है और उसके बाद भी मेरा कंप्यूटर साइंस से जुड़ाव हो गया, तो मैं एमसीए भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो तमाम ऐसा मेरा भी मानना है कि इसमें साइंस और आर्ट का कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी बिल्कुल। भाषी लोग हैं और हिंदी हुँ। भाषा से जुड़े हुए हैं। मैं आपका पहलू बस जानना चाह रहा था कि आपने कैसे मतलब लिखना चालू किया? क्योंकि साइंस का होने के बाद भी मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था कि क्या मेरे जैसा ही मतलब और भी लोग इसी तरह से सोचते हैं? तो बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, साहित्य को लेकर कुछ खट्टे-मीठे संस्मरण अगर आपको जो अनुभव हुए हों, तो वो हम सुनना चाहेंगे, अब हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। जी। ले अब देखिए, लेखन की विधा में तो हमने निबंध को ही अपनाया अभी तक, और आचार्य रामचंद्र हुँ, शुक्ल की विधा जो थी उसको अपनाया हमने। अब वो जी। जो लिखते हैं, हम समीक्षा चाहते हैं कि लोगों की समीक्षा उससे मिले, लेकिन मुझे लगता है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, या तो जो है ये हुँ, सोशल मीडिया ने इसको कवर कर लिया है। क्योंकि जब तक उस समयाभाव। पर व्याख्या नहीं होगी, जब तक तब तक उसके जो है प्लस माइनस या उसके जो है गुण अवगुण दिखाई नहीं देंगे। तो इस वजह से जी, जी। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की रुचि कम होती जा रही है। हुँ, पढ़ने की रुचि तो कम होती जा रही है। चूँकि सोशल मीडिया ने उसको इतना कवर कर लिया है कि आप कोई भी किताबें लिखिए तो लोग 1 बार 2 बार ऐसे उलट के देखते हैं, और उसके जी, बाद जी। उसको पढ़ना नहीं चाहिए। उसके अंदर क्या है, कुछ भी रुचि बहुत कम होती है। हालाँ हमने कुछ लोगों जी, को जी। पढ़ते हुए भी देखा है कि कुछ हमारे जिनको हमने पुस्तकें दी है और विद्वान समझ करके कि, तो कुछ लोगों ने आकर के हमको बताया भी कि आपके आपके लेख बहुत रुचिकर हैं, और जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बिना समाप्त किए जी नहीं मानता। वो कुछ जी, है, जी। गद्य तो हैं, मेरा भी अनुभव निबंध ऐसा तो ही रहा हैं, है आपके पुस्तक को लेकर के। कहानी टाइप के हैं कि अगर आप शुरू कर दिए तो आपकी रुचि बढ़ती जाएगी, और वो अब पूरा, तो उस पर हमको जी, आनंद आया। और जी, जी। खट्टा तो तब आया, ये तो मीठा स्वाद था, और खट्टा तब जी, आया जी। जब आदमी किताब पे लेता है और लिया और बगल में रख दिया उठा के। हाँ, हाँ सर पढ़ेंगे, हाँ, हाँ सर पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल सही। ये स्वाद जो है, क्योंकि 2 साल, 3 वर्ष, 3 साल वर्ष के परिश्रम पर तो किताब कोई तैयार होती है। अब उसमें कोई जी, जी, जी। रुचि दिखाए, पढ़े, बताए तो अच्छा लगता है। हुँ। किसी ने कहा है कि चापलूसी मूर्खों की खुराक होती है, लेकिन हम बुद्धिजीवी लोग भी कभी-कभी खा लेते हैं। तो लेकिन इसलिए जो है कभी-कभी कुछ बुद्धिजीवी लोग भी कहते हैं, हाँ, हाँ, मैं कर दूँगा और आप बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन ये होना नहीं वही। चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसा रहे यथार्थ कहना चाहिए। तो अभी तक आपकी कितनी साझा और या एकल पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? ज़रा इस पे प्रकाश डालें। एक पुस्तक तो मेरे हमने पास अभी है। हाँ, अभी तो यही इंद्रधनुष हमारी प्रकाशित है, और जी, जी। पत्रिकाओं के लेख हमारे हर प्रति माह 1-2 पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। लेकिन प्रकाशित होते हैं। पुस्तक के उस पर हमारी एकल पुस्तक इंद्रधनुष प्रकाशित हुई है, और दूसरी एकल पुस्तक प्रकाशित होने की स्थिति में है, प्रकाशनाधीन है वो। वो भी एकल हुँ, ही है, हमने साझे कोई हुँ। पुस्तक नहीं लिखी है। कोई शीर्षक सोचा है सर आपने? हाँ? कोई शी शीर्षक सोचा है अभी तक आपने? शीर्षक एक है हमारे सामने, लेकिन अभी उसको फाइनल नहीं कहना चाहते थे जी, जी, आपसे। जी। जी, अभी मतलब अतीत का 2-3 भारत, शीर्षक अपने मन में चल रहे हैं। जी, जी, जी। अतीत का भारत हमने तो जो है हुँ, हम समाज के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन अब वो जी, जी। थोड़ा-सा अभी एकदम फाइनल नहीं है, वो हमारे आपके बीच समझिए बात है। अभी वो जो है स्टूडियो पर बस इतना समझिए कि हाँ,
मैं ये कहूंगा कि जैसे ये जो पुस्तक है हमारे सामने इंद्रधनुष, इसका जी कोई एक निबंध जो आपको बहुत रुचिकर रहा हो, उसके कुछ अंश जी जी आप हमारे दर्शकों को सुनाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे एक चीज आपने जो व्याख्या किया है पहले तो कि त्रेता में इतने वर्षों तक भगवान राम ने वो राज्य किया और उसके बाद कलयुग द्वापर इस ये सब, तो हम जरा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, तमाम लोगों को ये बातों का नहीं ज्ञात होगा, तो इसके बारे में जी जरा जी। सा प्रकाश डालें। जी। इसमें जो निबंध हमारे हैं, उसमें कुछ ऐसे निबंध हैं कि जो हमारे जो पुराने चोट हैं, हमारे घाव हैं, उनको कुरेदते हुए कुछ निबंध लिखे हुए हैं। जी। तो कुछ ऐसे हैं, और ये महाराजा भोज का एक निबंध है इसमें। जी, जी, जी। महाराजा महाराजा भोज के बारे में पता है कि वो काफी शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक थे। उनको जब एक जी, बार पता चला कि महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया, जी, जी। तो आक्रमण कर दिया था उस पर। तो हुँ, महाराजा भोज, जब इसकी जानकारी हुई, थोड़ा सा उस समय मीडिया वगैरह तो उतनी थी नहीं, जानकारी इनको कुछ दिन के बाद हुई। जी, तो जी। उन्होंने एक सेना संगठित की, अपनी सेना को आदेश दिया कि महमूद गजनवी का पीछा किया। जी, जी। उसका पीछा किए, वह सिंध के उसमें जो है रेगिस्तान में भाग गया, हुँ, जाके छिप गया वो। जी, जी। इन्होंने फिर और करीब 13 राज्यों के राजाओं को एक संगठन बनाया, और महमूद संगठन। गजनवी का एक वो था, उसका सेनापति कहिए, उसका भांजा कहिए, मोहम्मद जी, जी। सालार। जी, जी। मोहम्मद सालार का इन्होंने किया। मोहम्मद सालार को जहाँ जाता था वो लूट मार करता था, उनके शासन को कब्जा कर लेता था। 1 लाख सेना लेकर के वह जो है आक्रमण मचाया हुआ था, आतंक मचाया हुआ हुँ, था। आतंक मचाया हुआ था। हाँ, खोजते खोजते ये बहराइच के जंगलों के पास उसको जो है मोहम्मद सालार को ये पा गए। हुँ, वहां पे हुँ, सुहेल देव पासी, जो वहां के स्थानीय शासक थे, तो उनके सहयोग से और अपने 13 शासकों को इकट्ठा करके मोहम्मद सालार से युद्ध हुआ। और कहते हैं कि महीनों युद्ध हुआ। हुँ, महीनों युद्ध के बाद मोहम्मद सालार महीनों। मारा। मोहम्मद सालार हुँ, मुस्लिम था, इसलिए उन्होंने सुहेल देव पासी से ये कहा कि इसका इस्लाम के रीति रिवाज से इसका दफन संस्कार किया जाए। जी, तो जी। ये उन्होंने करवा दिया। फिरोज शाह तुगलक 12वीं शताब्दी में जब शासक हुआ, हुँ, तो उसको जब ये कहानी मालूम हुई कि ये मोहम्मद सालार इतना बहादुर था कि यहाँ 12-12, 13-13 राजाओं से युद्ध किया, अकेले मारा गया, तो उसको उसने शहीद का दर्जा दे दिया। उनके यहाँ शहीद को गाजी कहते। तो उन्होंने हुँ, मोहम्मद सालार गाजी दे दिया। और एक बड़ा सा गुम्बद बनवाया, तालाब बनवाया, वो सब जो है उसको हुँ, फिर से पुनर्जीवित कर दिया, उसके शहादत को। और उसी जगह पे आज जी, जी। मेला लगता है। वो चूंकि हिंदुओं का हुँ, कत्लेआम सरेआम कर रहा है, लेकिन उसके सरेआम कत्ल। मजार पर, हाँ, ज्यादातर हिंदू आज भी जाते हैं, माथा टेकते हैं और दर्शन करते हैं, उसका जो है वो करते हैं, मजार पर चद्दर चढ़ाते हैं। यह एक हुँ, हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे लोग इतिहास को ही नहीं जानते कि ये कौन हमारा है, कौन जो है विदेशी है, कौन आक्रमणकारी है। हम चाहे जिसके मजार पर या चाहे जिसके समाज पर जाके सरदार करने लगते हैं।
वहाँ जो मेला बिल्कुल, लगता है सही। ज्यादातर हिंदू लोगों के द्वारा लगाया जाता है, जबकि वो हिंदुओं का कत्लेआम और उनको इस्लाम धर्म में कबूल कराने आया था। तो ये एक ट्रेजेडी है, इस तरह के लेख मजबूर हमारे किया। कई हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के उनके ध्वस्तीकरण का भी हमने लेख इसमें दिया है। नालंदा का है, तक्षशिला का है, और जो है जी, जी, जी। विक्रमशिला का है। ये बौद्ध विश्वविद्यालय जी, थे जी। पुराने। तो इस तरह के हुँ, लेख को पढ़ करके हम कम से कम जो लोग ये बात नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हुआ पहले से, तो उनका जी, जी। उनको जो है उनका एक मन जो है या उनको जो है जानकारी मिलेगी, तो इतिहास तो कम से कम सही इतिहास तो जानेंगे कि हमारा क्या हुआ था इस देश के साथ। जी, 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 तो जी। ऐसे बिल्कुल, ऐसे और क्या। लेख आपको कई लेख इसकी पुस्तक में मिलेंगे। और नालंदा विश्वविद्यालय का भी विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय था। जी, उस जी। समय नालंदा विश्वविद्यालय में 2000 छात्र पढ़ते थे। अरे वो 10,000 छात्र हुँ, पढ़ते थे और बस। 2000 आचार्य थे। लेकिन शासक ने उसको ध्वस्त किया। वह दुर्भाग्य था कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो आयुर्वेद के आचार्य थे, हुँ, उन्होंने उसको जीवन दान दिया था। हुँ, वह हुँ, बीमार था, उसकी दवाओं से लगता था कि मर जाएगा, और नालंदा विश्वविद्यालय, किसी ने कहा कि यहाँ जो आचार्य हैं, जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, वो काफ़ी जो है अच्छे हैं और उनसे दवा कराने पर ठीक हो जाएँगे। तो उसने कहा कि हम किसी काफ़िर से हम दवा नहीं कराएँगे। मुस्लिम शासक हुँ, 1199। तो उसने कहा कि हम काफ़िर से दवा नहीं कराएँगे। तो वो कहा कि अच्छा ठीक है, बुला के ले आओ। शीलभद्र आचार्य जी का नाम था। हुँ। तो गए, अच्छा, अच्छा। तो उसने कहा कि देखो हम तुम्हारी दवा नहीं खाएँगे, लेकिन हमें ठीक करो। तो शीलभद्र ने कहा कि भाई हमारी दवा नहीं खाएँगे तो ठीक कैसे होंगे? तो उसने कहा हम ये नहीं जानते हुँ, कि अब कैसे कैसे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो गए बेचारे, रात भर सोए नहीं अपने घर, बेचैन थे कि ये तो बात-बात पर तलवार निकाल लेता था गला काटने के लिए। तो तीसरे दिन लेकर के आए एक कुरान की किताब, और कुरान की किताब में उन्होंने कह दिया कि फला पेज से फला पेज तक बासा सलामत इसको पढ़िएगा, आप ठीक हो जाएँगे। तो हुँ, उसने कहा कि कुरान तो हम बराबर पढ़ते हैं, अब इसमें इस कुरान में क्या है जो हम ठीक हो जाएँगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हुँ, हमने आपको जो दिया है इसको पढ़िएगा, ठीक हो जाएगा। उसने कहा अच्छा ठीक है। 13वें दिन उन्होंने कहा था मिलेंगे। 13वें दिन शीलभद्र जी आए, वो ठीक हो रहा था, बिल्कुल ठीक हो गया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो शीलभद्र जी कहे कि बासा सलामत क्या कैसी खैरियत है? तो उसने कहा कि देखो तुम्हारे सामने भले चंगे बैठे हैं, लेकिन यह बताओ कि तुमने क्या किया था इस किताब में? उसको तो शीलभद्र जी थोड़ा घबराए कि बताए, पता नहीं क्या करेगा। फिलहाल वो इनके पीछे पड़ गया कि नहीं बताइए, नहीं तो हम सर कलम कर देंगे। शीलभद्र जी को हुँ, बताना। हुँ। उन्होंने कहा कि देखिए वो किताब के कोने-कोने पे हमने आयुर्वेद की दवाएँ लगा दिया था, और चूँकि पन्नों को पलटते समय आप थूक से चाट-चाट के पलटते हैं। हमारे यहाँ कोई गीता को थूक से नहीं हुँ, चाटेगा, लेकिन वो लोग तो थूक से ही चाट हुँ, करके पलटते हैं, और उसके साथ वो दवाओं को चाटता गया और ठीक हो हुँ। गया। तो उसने कहा ओह! तुमने दवा खिलाया लेकिन इस तरह खिलाया। क्या तुम्हारे आयुर्वेद में इतनी ताकत है? तो शीलभद्र जी कहे कि अब आपके हुँ, सामने है। उसके बाद उसने सेना तैयार किया, तीसरे-चौथे दिन जा करके नालंदा विश्वविद्यालय पर दावा बोल दिया। नालंदा विश्वविद्यालय हाँ, जैसा हाँ। विश्वविद्यालय न इस समय दुनिया में था और न आज है। उसके खाली खंडहरों को देखा जाए तो लगता है कि ये कि इतनी इतनी बड़ी इमारतें कैसे बनी थी। आचार्यों को कत्लेआम कर दिया, तमाम वहाँ के छात्रों को कत्लेआम कर दिया, और उसके बाद लाइब्रेरी में आग लगा दिया।
ये तो विश्व प्रसिद्ध है कि नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगाया गया तो 90 दिन करके जलती रही। जी जी जी, सब लोग जानते हैं। ये सब लोग जानते हैं इस बात को। अब उसकी प्रतिक्रिया देखिए, वो क्यों ऐसा किया। जिस ने जी बुला के आचार्य शीलभद्र को लाया था, वह एक दिन डरते डरते पूछा कि बादशाह सलामत, जिस आचार्य ने आपकी जान बचाई, आप उसको कत्लेआम कर दिए, उसके कत्ल कर दिए और उसके विश्वविद्यालयों को फुकवा दिया आपने। यह बात मुझे समझ तो बताना नहीं चाहता था। बाद में उसने कहा कि देखो, ये काफिरों की टेक्नोलॉजी थी, ये काफिरों की विधा थी, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, यह पूरे दुनिया में छा जाती, इसलिए हमने हमने यहीं पे इसको समाप्त कर दिया। तो ये प्रतिक्रियात्मक चीजें जो जो इतिहास में हुई हैं, वो काफी हमारे धरोहरों को नष्ट किया है इन लोगों। तो ऐसे लेख में आपको मिलेंगे, अगर रुचि आपको लगे तो आप उसको पढ़ेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। तमाम ऐसी चीज और सब लोग नहीं जानते, इतिहास में छुपे मैं तो पन्ने पढ़ ही उन्होंने। रहा हूँ आपकी पुस्तक। मैं और अन्य दर्शक तो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ आपकी पुस्तक। मैं अन्य दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि अगर ये पुस्तक आप सब जो है इंद्रधनुष आप सब मंगवा सकते हैं जो है। और इसके लिए आप मुझसे ये भी संपर्क कर सकते हैं, आदरणीय कुंवर प्रसाद मिश्र जी से भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, एक वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच में सतीश अकेला जी जुड़ गए हैं और जी बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं सतीश अकेला जी। आदरणीय सतीश अकेला जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ मैं। सतीश अकेला जी अभी जल्द ही एक बड़े सम्मान से सम्मानित हुए हैं। झांसी वहाँ पे क्या कहते हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी से। तो बहुत बड़े साहित्यकार हैं निश्चित तौर पे। वैसे भी आप को भी मैं कलम की आवाज में आमंत्रित कर चुका हूं और आपसे भी चर्चा परिचर्चा हो चुकी है कलम की आवाज पे। और आपने एक प्रसंग उठाया राजा भोज का। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि राजा भोज के नवरत्नों में एक कालिदास भी नवरत्न थे। तो एक बार कोई ऐसा प्रसंग आता है, मुझे याद आ रहा है कि जब कालिदास को राजा भोज कहते हैं कि आज आप जो है मूर्खों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो राजा भोज कालिदास जी कहते हैं कि द्वाभ्याम में वो बोलते हैं कि खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ने द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खो। अर्थात जो है खादन न गच्छामि, जब मैं खाते खाते चलता नहीं हूँ, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, और बोलते बोलते मैं हंसता नहीं, गतम न सोचामि, जो बीत गया उसको सोचता नहीं हूँ, और जो कृतम न मन्ने, और किए पे मान नहीं करता हूँ, और द्वाभ्याम में तृतीयो न भवामि राजन, दो लोगों के बीच में मैं तीसरा नहीं बनता हूँ महाराज। तो किम कारणम भोज भवामि मूर्खो, तो इसके बाद भी मैं हे महाराज भोज में किस कारण से मूर्ख हुआ। तो कालिदास जी ने संकेत में ये भी कह दिया कि मूर्खों के क्या लक्षण है, और ये भी बता दिया कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। तो ये प्रसंग राजा भोज के समय का ही है, इसलिए मुझे याद आया, तो मैंने कहा कि अपने दर्शकों को भी सुना दिया जाए। और एक चीज और थोड़ा सा मैं चर्चा सुनना चाहूँ। जी 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 जी। यांत्रिकी का बहुत विकास किया। 400 मील का उन्होंने जी तालाब जी। बनवाया था। बहुत जनसेवा ये नदियों को जोड़ने का काम राजा भोज के ही समय में शुरू हुआ था। तो ये चीजें हमने जो है किया है, इसको वो आएगा। 400 मील का उन्होंने तालाब बनवाया है राजा भोजशाला अच्छा, बनवाया था। अब वो बहुत सब साला चीजें बनवाया बहुत था। बड़ी जी हैं। जी। हाँ, भोजशाला बनवाया था। बाद में तुर्क आए तो उनको भोजशाला को तोड़ के वहां मंदिर बना दिए। लेकिन वो मंदिर में कुछ वो बना दिए, क्या कहते हैं, मस्जिद बना दिए। तो ये काफी मस्जिद नुकसान किया। हमारे जो देशी आक्रमणकारियों ने काफी हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को नुकसान किया है। उस पर तमाम कई लेख हमने लिखा है। तो यही है, उसको देखने पढ़ने लायक है वो सब जी। चीजें।
और एक चर्चा हम वो जरा हम हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे जो है भगवान राम 11,000 वर्ष तक राज किए थे। जो है लोगों को कई बार पचता ही नहीं है, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है कि 11,000 वर्ष तक कोई राज्य कर सकता है। तो इस पर जरा प्रकाश इसमें डालें। एक हाँ, एक लेसन, एक पाठ हमने लिखा है कि जी, महाराजा, अरे वो भगवान राम के 11,000 वर्ष। तो जी, भगवान जी, राम जी। के 11,000 वर्ष का जो है जो श्लोक है, उसमें हुँ, वाल्मीकि रामायण में श्लोक लिखा हुआ है। लेकिन एक बात हम पहले आपको आपसे आपको जानकारी देना चाहते हैं जी, जी, कि जी। ये जो सृष्टि है वो चार चार युगों में विभाजित विभाजित है। जी, जी। जी, जी। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। सतयुग। तो सतयुग में की विशेषता ये थी कि उस समय 1 लाख हुँ, वर्ष तक लोग जीवित थे। हुँ। अब ये सुनने की बात है, समझने की बात है। जी, जी। ये जी, हमारे जी। वेदों में लिखित है और पुराणों में लिखित है। और जी, जी। द्वापर, अरे वो त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु होती थी, उसका 1/10, जी, सतयुग का जी। 1/10। 1 बटे तो 10,000 वर्ष 10। माने ये हुआ औसत। और भगवान औसत। राम त्रेता में पैदा हुए थे। हाँ। तो, तो 10,000 वर्ष तो 1 यही लाख हो से गया। 10,000। और क्योंकि वो विशेष व्यक्ति हाँ, थे तो 1,000 वर्ष हो जिए। तो 1000 11,000 हो वर्ष। गए। हाँ। उन्होंने शासन और किया। इसको, हाँ, इसको वाल्मीकि रामायण में श्लोक के द्वारा व्यक्त किया गया है। आप उसको चैप्टर में खोलेंगे तो आपको वो श्लोक जी, साफ जी। दिखाई देगा। जी, जी। पृष्ठ संख्या आप बता दीजिए, मैं देख लेता हूँ। पूरम दुराधर्यम देव ऋषिराम भयावह 10 वर्ष हुँ। सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानिचा। ये वाल्मीकि रामायण का 1:15-29वां श्लोक है। जी, ये आपकी इसका पुस्तक का मतलब पेज होता नंबर है, बताएँ? पेज नंबर 3, अरे वो पेज नंबर 38, 38। 30। जी, जी। इसमें इस, हुँ। इस पाठ में, इस जो है लेसन में ये जी, जी, चीजें जी। क्लियर है। तो इसमें जो उन्होंने ये कहा कि देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले क्रूर दुर्धर्ष राक्षस का नाश करने मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर पालन करूंगा। ये वाल्मीकि जी ने खुद लिखा है, ये कहीं जी, और से नहीं लिया गया है। खुद लिखा है। अब हमने इसको जब पढ़ा बहुत अच्छा। तो हमें क्यूरियासिटी हुई कि 11,000 वर्ष कोई कैसे जी सकता है। हमें एक जी, जी। उत्सुकता हुई इसको समझने की। तो हमने जब युगों की विशेषताएं पढ़ी तो युगों की विशेषताएं में आपको सीधे सीधे सतयुग, सतयुग, कल और त्रेता युग, द्वापर और कल युग, 4,32,000 वर्ष का एक युग छोटा वाला कल युग होता है। कलयुग होता है। अब इसका गुना करिएगा तो द्वापर युग का आयु आ जाएगी 8,64,000 वर्ष। इसका 3 गुना करिएगा तो 17 लाख कुछ हुँ, वर्ष हुँ। ये जो आ जाएगा त्रेता युग का। और हुँ, उसका हुँ। 4 गुना करिएगा तो वो आ जाएगा उस जो है सतयुग की आयु। सतयुग हुँ, का हुँ। समय भी ज्यादा, आयु भी ज्यादा थी, उसमें जीने वाले लोग भी ज्यादा थे, उनकी लंबाई भी ज्यादा थी। जी, जी, जी। अब सतयुग में सतयुग की विशेषता यदि आप पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर इतना इतना क्या जो है वो था। लेकिन हमें तो हमारी जो पुरातन चीजें मौजूद हैं वो तो हम पढ़ेंगे, हमें उसमें लिखे हुए प्रमाण। अब रामायण को तो हम गीता, रामायण को तो मानेंगे, गीता को तो मानेंगे। तो ये जी, जी, आधार जी। इसमें साफ बिल्कुल। साफ लिखा है। प्रथम युग सतयुग है, इसमें 17,28,000 मानव वर्ष होता है। होता है। अब इसको जो पूरी तरह से किताब को पढ़ा जाएगा तो सब ये जो जी। है युगों का एक चक्र है। वो जी, चक्र जी, जी। पूरा होता रहता है, चलता रहता है। अब एक बात है, 100% पुण्य होता था सतयुग में। जी, जी, जी। पुण्य 20 विश्वा माना जाता है।
इसमें 20 विश्वा पूर्ण होता था, कोई भी लेखा जोखा। अब पूरे पाप को भाई मानने की बात है, कोई मानता कोई नहीं मानता है, लेकिन हमारे जो वेद कहते हैं, जो हमारे पुराण कहते हैं, जो हमारी संस्कृतियां कहती हैं, वो तो मानते। अब इसी तरह से इसमें लंबाई 31 फुट लिखा है। मानो उस समय 31 फुट के होते थे। 31 फुट। द्वापर में 21 फुट के मानव होते थे। अरे त्रेता युग में। और द्वापर में 11 फुट के मानव होते थे। देखिए हर युगों की विशेष, अब जब आप पन्ना पलटेंगे पेज नंबर 40, तो आपको हर युग की विशेषता दिखाई देगी। सतयुग में गायें ब्याती नहीं थी, वो लगातार दूध देती थी। आपको जब जरूरत हो गाय के पास जाइए और दूध आपको दे दे। ये हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है, हमें इसको जानना चाहिए। अब इच्छा है कि जानना है कि नहीं जानना है। आप हाँ, दूसरा युग है त्रेता युग। त्रेता युग जो है वह है, हमने बताया कि 10,000 वर्ष का नॉर्मल आयु होती है। द्वापर में 1,000 वर्ष की नॉर्मल आयु होती थी। श्री कृष्ण की आयु, चूंकि श्री कृष्ण भगवान द्वापर में पैदा हुए, उनकी आयु ज्यादा नहीं थी, वह केवल 125 वर्ष जिए। अरे वो 1,000 की वो थी और 25 वर्ष हो। लेकिन जो कलयुग है इसमें 100 वर्ष की आयु मानी जाती है। इसमें विशेषता है लिखी हुई। इसमें आदमी 100 के आसपास जाता है, 100 से कुछ ज्यादा भी हो जाता है, औसत आई गई है। लंबाई त्रेता युग में 21 फुट, द्वापर में 11 फुट और कलयुग में 5.5 फुट। बड़े सिस्टम से है ये। औसत। जब इसको गहन अध्ययन करेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक बड़ी मार्के की बात बता दे सैल जी आपको कि जी भगवान राम को पृथ्वी पर आए 8,80,000 वर्ष हुए। जी गौर करिएगा, भगवान राम इस पृथ्वी पर आए थे, उससे अब तक 8,80,000 वर्ष हुए, 80,000 वर्ष हुए। हाँ, अब उसकी गणना आपको पुस्तक में बिल्कुल एक एक पैसे, एक एक जो है दिन की दी गई है। एक तो 11,000 त्रेता युग में राम जिए थे, उनका आयु थी, और उसके बाद 8,64,000 वर्ष द्वापर का आयु है। आयु उसमें आप 11,000 जोड़ लीजिए, और 5100 वर्ष कलयुग बीता है। 5,100 वर्ष कलयुग बीता है। 5,100 वर्ष कलयुग टोटल करिएगा तो आपको 8,80,100 वर्ष दिखाई देगा। एक बात इसमें आश्चर्य है, क्या 8,80,000 सही में हुआ है कि नहीं हुआ है? एक वैज्ञानिक उदाहरण इसमें दिया गया है। मुझे एक चीज यही समझ में अच्छी तरह से आई। मैं चूंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए खाली कहने से नहीं मान नहीं लिया। हमने उसको विज्ञान के तर्क खोजे कि क्या ऐसा संभव है। भगवान राम के समय में विंध्याचल पर्वत और एवरेस्ट चोटी बराबर थी। विंध्याचल पर्वत को श्राप है कि वो बढ़ेगा नहीं। कुछ ऐसी गलती इन्होंने किया है कि वो बढ़ेगा नहीं, ये श्राप है। लेकिन एवरेस्ट की चोटी प्रति वर्ष बढ़ रही है, और एवरेस्ट की चोटी जितनी बढ़ी है विंध्याचल पर्वत से, उसकी लंबाई प्रति वर्ष देखी जाए तो 8,80,000 वर्ष होता है, में उतनी लंबाई बढ़ सकती है, उतनी ऊंचाई। तब बराबर थे, और आज विंध्याचल पर्वत वहीं पे है, और एवरेस्ट की चोटी बढ़ करके जो है आज जो है पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बन गई। अभी भी बढ़ रही है, लेकिन विंध्याचल नहीं बढ़ रहा है। दोनों में आश्चर्य है कि नहीं है? एक पर्वत बढ़ रहा है, एक पहाड़ क्यों नहीं बढ़ रहा? उसको श्राप है। सही है, सही। हम मानते नहीं हैं। हम तो वास्तव में जानते नहीं कि श्राप क्या होता है।
उस पर ध्यान नहीं देते, सब ऐसा कुछ होता होगा, अरे कहते हैं ढकोसला हो सब। लेकिन हमारी जो नहीं नहीं, ये विधाएं होता कहती है हैं कि जो, जी तो इस वजह से ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो प्रमाणित हैं, जी कहीं जी। न कहीं वो आपको लिखे हुए मिलेंगे और बहुत रुचिकर है। सबसे बड़ी बात तो रुचिकर बहुत, हम्म, पढ़ने में उससे इंटरेस्ट जी बढ़ेगा। निबंध इसीलिए जो इस चैप्टर को शुरू कर देगा, निबंध जरूर पूरा पढ़ डालेगा। जी जी जी। तो हम सब जानते हैं ये कि जो है विशेष ललित निबंधों के लिए जी आदरणीय विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंधों के लिए जाने जाते हैं। और जो है जी, जी। आप कभी आप सब, मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर समय मिले तो आदरणीय त्रिभुवन प्रसाद मिश्र जी को भी पढ़ें। आपके निबंध भी जो है निश्चित तौर पे कमतर नहीं है, और आप पढ़ेंगे तो आपकी रोचकता लगातार बढ़ती जाएगी। मैंने पढ़ा है चूँकि बिल्कुल। मैं ये ऐसे नहीं किसी को सलाह देता हूँ। मेरा मानना है कि हाँ, वो कोई भी भोजन किसी और को नहीं कराया जाना चाहिए जो स्वयं ना खाया जा सके। हाँ, तो बिल्कुल। मैंने स्वयं खाया है, तो ये इसलिए मैं बहुत आप सबसे बहुत कहूँगा अच्छा कि था कि आपने आपने जो है दर्शकों को इसके लिए प्रेरित किया और पढ़ने पर किसी जी, कविता से ज़्यादा रुचि इसमें दिखाई देगी, ज़्यादा आनंद आएगा जी, जी, यदि उसको बिल्कुल। पढ़ा जाए। जी, मैं खुद अब हमारा मैं एक खुद लेख है, मतलब क जी, एक लेख है भगवान राम जब महेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने रामेश्वरम में गए थे, तो वहाँ जी, पुरोहित जी। रावण बने थे। ये तुलसी के हुँ, रामायण में नहीं है, ना वाल्मीकि में है। अच्छा, लेकिन अच्छा। महर्षि कंबन ऋषि के रामायण में जो दक्षिण भारत के हैं, वो जो है वो महर्षि कंबन के रामायण में यह है। ई रामावतारम एक रामायण उन्होंने लिखा है। वो हुँ, उसमें ये दृष्टांत आता है कि रावण ने शिवलिंग की स्थापना कराई थी। और सैल जी, हुँ, आश्चर्य है कि सीता को लेकर आया था वो हुँ, रावण, क्योंकि अर्धांगिनी के बिना अच्छा, कोई अच्छा। पूजा नहीं होती है। अपने विमान में हुँ, बैठा के आया था, लेकर आया रावण। हुँ, और वहां जो है पूजा कराया और कह के सीता से लेकर आया था कि मेरे ही अधीन रहेंगी आप। और वहां पे चूंकि जी, भगवान जी। राम जो है महेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए बिना अर्धांगिनी की स्थापना नहीं हो सकती। रावण ने वही दक्षिणा मांगा था, ये तो सबको हुँ, मालूम है कि रावण ने दक्षिणा मांगा था कि भाई जी, जी। हमको दक्षिणा में आप क्या देंगे स्थापना के लिए। तो वही मांगा था कि जब हम मरें हुँ, तो आप हमारे सामने। हुँ, ये वही मांगा था, लेकिन इसमें नहीं है, ये ई रामावतारम में है। वो पुस्तक कभी आपको जी, मिले जी। पढ़ने को आए तो हमने तो एक आध दृष्टांत लिखा है इसमें, उसको जानने के लिए। और रामायण यह दुनिया के सैकड़ों देश में लिखा गया है। रामायण केवल हमारा हमारा ही नहीं है, रामायण सर्वव्यापी थे। राम सर्वव्यापी थे, इसलिए जी, जी, उनका जी। रामायण इंडोनेशिया में मिलेगा, जी, जी। उनका रामायण जकार्ता में भी मिलेगा। ये बहुत बहुत आश्चर्यजनक चीजें हैं जिसको हम नहीं जानते। जी। एक प्रश्न उठता है कि जो है आपके साहित्य लेखन का उद्देश्य क्या है? जैसे कि गद्य साहित्य आप क्यों लिख रहे हैं? इसका क्या उद्देश्य है आपके अपने मतानुसार? जैसे जी, जी, हम अलग-अलग बताना लोग के चाहते हैं, अलग-अलग मत हम हो सकते बताना चाहते हैं दर्शकों को कि हम जो साहित्य लिख रहे हैं, वह ये चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी यह हमारे पुरातन धरोहर को जाने, पुरातन बिल्कुल संस्कृति को सही। समझे। और हम ये चाहते हैं कि जो पढ़ेगा वो हमारे ऐसे-ऐसे तथ्यों को, ऐसे-ऐसे तर्कों को समझेगा कि हाँ, ऐसे-ऐसे भी लोग हमारे यहाँ थे। हम उनके वंशज हैं। जी, जी। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है, पुरातन जो है धरोहर है, पुरातन जो है इतिहास है, हम क्या थे, पुरातन विज्ञान है, हुँ, वेदों में विज्ञान का रहस्य छिपा हुआ। हुँ। इसको हमने एक चैप्टर में लिखा है जी, जी, पूरा, जी। कि वेद में विज्ञान के हुँ, कितने रहस्य। तब उस समय 18 प्रकार के वो जो है विमान बनाने की
कला थी, वेदों में लिखा हुआ है। सूर्य के जी रोशनी से बिना किसी उसके जो है ईंधन के चलने वाले विमान थे, उसमें सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान। पुष्पक विमान भी तो उसी तरह का विमान। वह कहां से आया, उसकी थीम आई अच्छी। एक जो है सौर्य दीपक बनाया गया था जो पूरे एशिया में प्रकाश देता था। अच्छा। वो दूसरा सूर्य की तरह था वेदों के टाइम। तब उस समय भारत का वर्चस्व आधे विश्व पर था, पूरे लगभग समझिए अरब अरब सब हमारे देश का महाराजा विक्रमादित्य वगैरह का शासन था आरंभ में। सैल जी 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 बिल्कुल। हम बोलते तब तो ये हमें लगता है उस समय तक ये क्या कहते हैं, इस्लाम कोई धर्म भी नहीं था उस समय तक। इस्लाम धर्म के बारे में हमने पूरा जो है एक चैप्टर लिखा है, आदर्श इस्लाम धर्म। उसमें यह 720 ईस्वी में यह धर्म शुरू हुआ है। 690 में वो जो है मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। तब उस समय एक ऐसे उस वक्त तरह थे, कौन कौन जानता था मोहम्मद साहब। और 720 तक आते आते ये मक्का में पहुंचे हैं। जब वहां धर्म की स्थापना के लिए इनको कुछ गोलबंदी कर लिए, कुछ कहना नहीं चाहते ज्यादा क्योंकि स्टूडियो में हम लोग हैं, गोलबंदी करके जो है वो धर्म स्थापित किया। और मूर्ति पूजक वहां पे अरब में थे जो इनको मार के भगाए थे। आपको एक इतिहास मालूम होगा कि पहले मक्का में से इनको मार के भगा दिया गया था। तो वहां क्यों भगाया गया था? वहां लोग मूर्ति पूजक थे। मूर्ति पूजक किस धर्म के थे? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के थे। और यहाँ बड़ा मोर्चा लेना पड़ता, वहां से भाग के मदीना चले जाए। आज भी शिवलिंग। चलिए एक चर्चा हम करना चाहेंगे कि आपके समकालीन जो है कौन कौन से कवि हैं जिनसे आप बहुत प्रभावित रहे हैं? कवि, लेखक जो भी हो। देखिए, पहली बात तो आपको बताना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के जो प्रधानाचार्य थे डॉक्टर कमलेश पांडे जी, बहुत विद्वान आदमी थे। और वह हिंदी साहित्य के बहुत अच्छी विधा उनको निबंध लेखन की और कविता लेखन की दोनों थी। तो उनका प्रभाव मुझे ज्यादा प्रभावित किया और उन्हीं के प्रेरणा से मैंने लिखना शुरू भी किया। उन्होंने मुझे इस बारे में अपना आशीर्वाद दिया और मैं लेखन के लाइन में आया। और वह चीज तो बहुत ही मुझे, वो चूंकि राष्ट्रपति पुरस्कार से जो है सम्मानित प्रधानाचार्य थे और बहुत ही शालीन और विद्वान थे। हिंदी साहित्य और 2 विषयों से पीएचडी थे वो। और उनका बहुत प्रभाव पड़ा और उन्हीं के गतिविधियों में हम शामिल रहते थे पहले। जी जी जी। तो हमें उन्होंने कहा कि आप किताबें हमेशा ये लिखिए। और कोई समकालीन साहित्य के अलावा निबंध शैली, आपने कहा कि निबंध शैली आप पकड़िए और इसी को लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली है, उनकी प्रेरणा से लिखा हमने। उसके बाद एक रामकृष्ण लाल जगमग जी हैं, वो भी हमारे कार्यक्रमों को संचालित करते हैं, देखते हैं, तो उनसे भी कुछ प्रभाव पड़ा। ऐसे 2-4 लोग हैं जो वहाँ की। जी जी। बस्ती में युवा पीढ़ी को लेकर के आप के मन में क्या है कि बस्ती जिले में युवा पीढ़ी साहित्य को लेके कितनी चिंतित है और उसका कैसा विकास हो रहा है साहित्य में? आपका क्या मानना है बस्ती जिले में? मैं अपने युवा पीढ़ी के जो है बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जी जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो उनको प्राप्त है, वह प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से कोई सामग्री ऐसे जो है जो कि अपनी धरोहर के रूप में हो, ये नहीं हो पाती है। तो उन्हें अपनी जो पुरातन धरोहर है उस पर जो है ध्यान देना चाहिए और उनको संरक्षित करना चाहिए। वो हमारे युवा पीढ़ी के लिए जो है
काफी शिक्षाप्रद होगा। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे साहित्य है, तो साहित्य को संरक्षित करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अन्यथा जो है सोशल मीडिया जो है वह क्या है कि ऊपर ऐसे हम देखते रहे और पता चला कि सब गायब हो गया, हमारा कुछ नहीं बचा। तो ये जी, जी, जी। बहुत तर्क उसमें आते हैं, बहुत चीजें आती हैं, लेकिन ये जो हमारी धरोहर है उसको तो युवा पीढ़ी को ही संभालना है, उन्हीं को संरक्षित करना। मतलब मतलब कुल मिला के ये हुआ कि हमें जो है मीडिया से जुड़ना चाहिए, हमें जो है फ़ेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन साथ हाँ में जी, पुस्तक का अध्ययन और लेखन अध्ययन ये ज़रूर जी, करते रहना चाहिए क्योंकि कागज़ और कलम का एक अलग अटूट रिश्ता है, उसके माध्यम से जुड़ते जी, रहना चाहिए, बिल्कुल सही। अभी आप चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब देखिए हम लोग को चर्चा करते-करते लगभग 56 मिनट होने को हैं और हम लोग ऐसा लग रहा है जैसे अभी-अभी स्टूडियो में बैठे हों और अभी जो है मतलब ये 1 घंटा होने वाला है चर्चा और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 1 घंटा की चर्चा है, कितनी रोचक चर्चा हुई। और आपने बिल्कुल, एक चीज़ कहा कि जो है निश्चित बिल्कुल श्राप दिया गया था और विंध्याचल पर्वत को, जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ नहीं रहा है। तो बिल्कुल पाप और पुण्य जो है, दोनों निश्चित तौर पे हमारे जीवन के हिस्से हैं और अभी आप जी, चर्चा भी कर रहे थे। तो चलते-चलते मैं अपने दर्शकों को एक गीत सुना देता हूँ पाप पुण्य का और फिर हम लोग विदा लेंगे आज की इस पर चर्चा को यहीं पे अच्छा, समाप्त करेंगे। चलते-चलते हम लोग एक गीत हम सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि पाप पुण्य कर्मों के धागे कैसे कोई इनसे भागे पाप पुण्य कर्मों के धागे कैसे कोई इनसे भागे। देखिए कहता हूं कि अमृत है जीवन की धारा घूंट घूंट कर पीना सारा संघर्षों से लड़कर जो भी इसमें अपना पांव पखारा वो ही रहता सबसे आगे कैसे कोई इनसे भागे पाप पुण्य कर्मों के धागे कैसे कोई इनसे भागे। और कहता हूं कि सत्य कर्म की नींव जहां पर होता है उत्थान वहां पर नित्य नित्य उसका यश बढ़ता है मिलता है सम्मान यहाँ पर सत्य कर्म फल मीठा लागे कैसे कोई इनसे भागे पाप पुण्य कर्मों के धागे कैसे कोई इनसे भागे। और अंत में कहता हूं कि सबसे पहले मन में तोलो फिर कुछ अपने मुख से बोलो वाणी तो अनमोल खजाना सोच समझ कर इसको खोलो सत्य वचन से दुनिया जागे कैसे कोई इनसे भागे पाप पुण्य कर्मों के धागे कैसे बहुत सुंदर। कोई इनसे भागे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिभुवन प्रसाद मिश्र जी, बहुत आप हमसे बहुत जुड़े बहुत और हमारे दर्शकों को बहुत रुचिकर बातें बताई। बहुत बहुत आभार आपका, हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय जय हिंद, नमस्कार।